नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, यानी समाज शास्त्र के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट समाज शास्त्र है और आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम 50 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। 2025 का क्वेश्चन पेपर है, 2026-27 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। DDU यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, JNU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव या लिखित कोई भी टाइप की होती है, आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स होता है और आप तथ्यों की जानकारी अच्छी ले पाते हैं। ठीक है। सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। क्लियर। तमाम सारे विश्व माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्रश्नों को चर्चा करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज प्रकृति से कैसा है? बहुलवादी, ग्रामीण या नगरीय? तो भारतीय समाज प्रकृति से कैसा है? बहुलवादी है। ठीक है। इसमें आप देखते हैं भारतीय समाज की प्रकृति कैसी? बहुलवादी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, बहुत सारी भाषाओं बोलने वाले लोग रहते हैं, तमाम जातियाँ, तमाम संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए बहुलवादी प्रकृति है भारत की। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा है? सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में रहता है इस्लाम। इस्लाम धर्म जो है यह अल्पसंख्यक अपने आप को कहता है, लेकिन हाँ, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाए तो भारतीय समाज में अल्पसंख्यक जैसे आपके हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी सारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी। ठीक है। मुस्लिम मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से इस पर आधारित है। किस पर आधारित है बताएं? जाति व्यवस्था भारत में किस पर आधारित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में किस पर आधारित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति पर नहीं, ये जन्म और व्यवसाय पर जाति व्यवस्था मुख्य रूप से आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। चौथा क्वेश्चन से, एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन की स्थापना को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद, जो है कोलोनिज्म सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कोलोनियम। ठीक है। यानी कि जब एक जैसे अमेरिका भारत पर ब्रिटिश शासन था तो उपनिवेशवाद था। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? पांचवा नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ बेटा? 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 18 मई की डेट को। इसका उद्देश्य था हिंदुओं के बीच विवाह और तलाक से संबंधित जो कानून है उनको एकदम से बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न आपका 6 नंबर, संयुक्त परिवार टूटने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? औद्योगिकरण, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, उदारीकरण। देखिए, शहरीकरण की वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शहरीकरण। ठीक है। सॉरी, औद्योगिकरण की, उद्योगीकरण की वजह से टूटने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू होती है औद्योगिकरण से। पहले उद्योग बनेगा, उद्योगों में काम करने के लिए लोग बाहर जाएंगे। अब जब बाहर जाएंगे तो फिर वहीं पर जो है अपना, जब शादी होगी तो वहीं पर अपनी पत्नी को लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि उनको नौकरी वहीं पर करनी है, तो अपनी बीवी के साथ वहीं पर रहना शुरू कर देगा। यानी कि वहां पर जब चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो औद्योगिकरण होगा। तो यहाँ से एक प्रकार से संयुक्त परिवार बन जाए, मतलब उनका ज्वाइंट फैमिली बन जाएगा। संयुक्त परिवार यहीं से टूटता है, उद्योगों की तलाश में लोग जाते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योगों के विकास के कारण से लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं और न्यूक्लियर फैमिली यानी एकाकी परिवार जो होता है, एकल परिवार बनने लगता है। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं? बताएं। सातवां नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जाति जन्म पर से निर्धारित होती है, बिल्कुल ठीक है। जाति समूह अंतर्विवाही होते नहीं, अपनी जाति में विवाह करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जाति समूह बहिर्विवाही होते हैं, नहीं, बहिर्विवाही नहीं होते। जाति सदस्यता में भोजन साझा करने के नियम होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी, बी और ए, ये सब सही है। जबकि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यही आपका गलत है। यानी क्वेश्चंस पूछा गया है नहीं विशेषता कौन सी है, तो सी वाले ऑप्शन में इसकी विशेषता नहीं है। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, पारंपरिक हिंदू
पारंपरिक हिंदू समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो 4 वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों वस्य मुखमासीदा बाहु राज्यान्याकृतः उरु तदस्य वैश्या पदाभ्याम शूद्रो अजायतः। ठीक है, विराट पुरुष से के मुखमंडल से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु यानी जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? पितृसत्तात्मक समाज, 9वां नंबर। पितृसत्तात्मक समाज जो होता है पुरुषों के द्वारा शासित समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति, 10वां नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखें तो भील भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म जो है कोई नहीं है, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता है भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है। ठीक है, यानी कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी सामाजिक प्राणी है? चाहे राजनीतिक प्राणी पूछे चाहे सामाजिक प्राणी पूछे, अरस्तु ने ही कहा था मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में मौजूद नहीं है? 13 नंबर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में मतलब मौजूद नहीं है? किसान वर्ग गांव में रहता है, मजदूर वर्ग भी रहता है, जमींदार वर्ग भी गांव में रहता है। मध्यम वर्ग जो होता है मिडिल क्लास, ये अधिकतर आपको शहरों में आपको मिलेगा। भारतीय गांव में किसान, मजदूर और जमींदार आपको मिलेंगे। मध्यम वर्ग जो है मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है? 14 नंबर, वैश्वीकरण की विशेषताएं होती हैं आपकी वैश्विक निगमों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंच, अधिग्रहण और विलय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 15 नंबर बताएं। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, 1938-39 में स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1939। इसका गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने 1939 में कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा। 16 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आस्ट्रिक भाषा जो होती है बोली जाती है, आस्ट्रिक। ठीक है, आस्ट्रिक भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा है वो आस्ट्रिक परिवार की भाषा, जैसे संथाली, मुंडा, ये सब आस्ट्रिक परिवार की भाषा है। हालांकि जनजातियां द्रविड़ और तिब्बती बर्मन ये भाषा भी बोलती हैं, लेकिन आस्ट्रिक भाषा से उनकी पहचान होती है और उनका गहरा जुड़ाव रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन से, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किसकी रक्षा के लिए की गई थी? 17 नंबर, तो ओक और रोडोडेंड्रोन के जंगलों को बचाने के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970 के दशक में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, उसमें पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसके प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जी और गौरा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? अनेकता में एकता का जो वाक्यांश है, डाइवर्सिटी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसी पुस्तक में उन्होंने, भारत की खोज पुस्तक में उन्होंने अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वाक्यांश गढ़ा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषताएं नहीं है? 19 नंबर बताएं। सीमित आकार बताएं, तो सीमित आकार संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी संपत्ति सामान्य होगी, सभी की रसोई भी सामान्य होगी और निश्चित पदानुक्रम भी होता है संयुक्त परिवार में। ठीक है, ठीक है, जबकि सीमित आकार जो होता है न्यूक्लियर फैमिली का होता है, संयुक्त परिवार का नहीं होता। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय परिवार प्रणाली का पालन करता है? बताएं। 20 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल के नायर समुदाय जो है उनमें पारंपरिक रूप से मातृवंशीय परिवार प्रणाली पाई जाती है, जहां संपत्ति और नाम माँ से बेटी को मिलता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, मातृवंशीय परिवार है, यानी पिता का नहीं होता है मातृवंश। केरल के नायर, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिंदू संप्रदाय जो है सबसे बड़ा है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जनजाति का उदाहरण हो सकता है इनमें से। देखें,
जनजाति का उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है? समुदाय जो है जनजाति भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर? क्योंकि समितियां और परिवार ये जनजाति का हिस्सा नहीं है, जनजाति समुदाय का उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल जनजाति समुदाय का उदाहरण है, क्योंकि समुदाय जो होता है उसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है, समान संस्कृति होती है, हम की भावना होती है, एक विशेष नाम होता है, तो समुदाय की विशेषता भी ये होती है, समितियों की जनजातियों की विशेषता होती है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, विथ आंसर शीट आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, ऑब्जेक्टिव के लिखित के सभी के आपको मिल जाएंगे 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इतना लिख करके आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। पूरा सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा, लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपये फीस में। ये फीस आप क्यूआर कोड पर किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी जो है, और साथ ही साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट, एक सब्जेक्ट के 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का। और आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और अगर आप सेकंड एंड थर्ड का एक साथ जोड़ेंगे तो आपका मात्र 150 रुपये फीस में 1 साल का फीस जमा हो जाएगी, पूरा सेकंड सेमेस्टर, पूरा थर्ड सेमेस्टर, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और को करिकुलर का जो एग्जाम होता है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, उसका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप सीरीज या किताब खरीदते हैं, कम से कम आपका फीस लग जाता है, कम से कम 300-400 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। किताब खरीदेंगे कम से कम 1000-1200 चले जाएंगे, तो आप वो चीज़ें अब खरीदते तो पैसा आपका ज़्यादा लगता है, जब आप हमसे जुड़ते तो आपको बहुत कम फीस में बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं, तमाम सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप पढ़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाता है, उसको सॉल्व फॉर्म में मैं सॉल्व करवा देता हूँ, तो सब कुछ आपका बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, और बीए में सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है, बिल्कुल 27 नंबर बताएं। प्रश्न है आपका 27 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि बताएं बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की किस प्रथा से है। 27 नंबर करेक्ट आंसर होगा अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर विवाह। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने विशिष्ट समूह जैसे गोत्र पिंड से बाहर विवाह करना पड़ता है, उसी को बहिर्विवाह कहते हैं। जाति में बहिर्विवाह का प्रचलन है, बहिर्विवाह मतलब अपने जाति से विवाह दूसरा नहीं करना, अपने सपिंड से अपने सप्रवर से विवाह, यानी कि जैसे एक गोत्र सगोत्री विवाह नहीं होता, सपिंडीय ठीक विवाह नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जाति व्यवस्था का निकट संबंध। 28 नंबर जाति व्यवस्था का निकट संबंध किससे है, जन्म से, जाति व्यवस्था जन्म से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य, हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य होता है, क्या होता है, धर्म का पालन करना, ठीक है, धर्म का पालन करना, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह एक संस्कार है और इसका प्राथमिक उद्देश्य धर्म का पालन करना, उसके बाद में प्रजा यानी संतान की उत्पत्ति करना, और सबसे बाद में रति यानी आनंद लेना, भोग करना, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जबकि विदेशों में केवल भोग के लिए करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है, बताएं। अनुच्छेद 46 जो है भारतीय संविधान का, राज्य को यह निर्देश देता है देश को कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 46 कहता है, ठीक है। यहीं पर अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताता है। अनुच्छेद 14 कानून के नज़रों में सभी बराबर हैं, ये बताता है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी में 21 के ए में शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अच्छा 22 के बाद में 23 आना चाहिए। बाईस के बाद में आपका 23 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 23 नहीं आया था, चलिए 23 देख लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? 23 नंबर, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आप मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन से जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर हैं कौन? भगवान महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य, बताएं, भारतीय राज्य कैसा हो? सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें 26 नंबर, संयुक्त परिवार में प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें अधिक वित्तीय सुरक्षा होती है, श्रम विभाजन भी रहता है, सहकारिता पर आधारित होता है संयुक्त परिवार। बिल्कुल, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारा आपका जो है फायदा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने कर्नाटक के रामपुरा गांव का निर्वंश विज्ञान अध्ययन किया था? बताएं बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न आपका, तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा भी दी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रभु जाति की अवधारणा या प्रभु जाति के बारे में अध्ययन करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने कर्नाटक के रामपुरा गांव का गहन अध्ययन किया था, ठीक है। और इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने प्रभु जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी। 32 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। भारतीय गांव में जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया? 32 नंबर, जजमानी प्रणाली का जो अध्ययन किया है विलियम वाइजर ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम। उसी पुस्तक में उन्होंने बढ़िया तरीके से विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया भारतीय गाँव में। 33 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। भारतीय गाँव पर लोकतंत्र के प्रभाव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? तो आंद्रे बित्ताई ने किया था। तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया और भारतीय ग्रामीण समाज में लोकतंत्र, वर्ग और शक्ति के बदलते स्वरूपों पर शोध किया। किसने? आंद्रे बित्ताई ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 34 नंबर, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया अक्षय रमनलाल देसाई यानी AR देसाई ने लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन, एक मिनट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अक्षय रमनलाल देसाई डी ऑप्शन में दिया। AR देसाई कहाँ पर है? डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया अक्षय रमनलाल देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारतीय समाज को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इन्होंने देखा था। 35 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। भारतीय गांव के अपने अध्ययन में श्री M.N. श्रीनिवास ने किस पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग किया? 35 नंबर, बताएं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक टाइप का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति शास्त्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दृष्टिकोण में समाज को विभिन्न अंगों के परस्पर संबंध के रूप में देखा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के किस पहलू से संबंधित है? 36 नंबर, बताएंगे फटाफट। जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के किस पहलू से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक संबंध। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई है। 37 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। जजमानी व्यवस्था में नियामिक 2 इकाइयाँ हैं। 37 नंबर, जजमानी व्यवस्था में नियामिक 2 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? 37 नंबर करेक्ट आंसर जजमान और कामीन। 2 व्यक्ति होते जजमान और कामीन। यह ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस व्यवस्था में सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान कहा जाता है और सेवा देने वाले को नाई, लोहार, इन सभी या पंडित, इन सभी को कामीन कहा जाता है, परिजन कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रजाजन कहा जाता है, परिजन। वैसे पंडित जी जो होते हैं वो एक प्रकार से सबसे बड़े उस पे होते हैं, ओहदे पे, जैसे पूजा पाठ करवाना शादी में पंडित जी के जो है पंडित जी पूजा करवाते, विवाह करवाते हैं। उसके अंदर सुबह आप देखते हैं नाई, लोहार, ठीक है, धोबी सब आते हैं और सबका नेग होता है जजमानी व्यवस्था में। आप अगर जजमानी व्यवस्था का अच्छा उदाहरण अगर आपको देखना हो तो शादी ब्याह में आप देखिएगा नाऊ, पंडित, लोहार और जो है गोला दागने वाला, चूड़िया पहराने वाला, सब जितनी जाति के लोग हैं सब आकर के बैठते हैं। सबका एक दूसरे से काम लगता है और सब इस तरीके से कुम्हार बैठा रहता है, सब कुछ, सबको गोला दागने वाला, ठीक है, सब सब रहते हैं। जो है उसमें देखिए सभी जाति के लोग जाति के आधार पर काम करते हैं, तो उसमें सब कुछ होता है। गांव वगैरह में जातिवाद नहीं, एक जाति दूसरे जाति को मारपीट नहीं करती, ना झगड़ा करती। गांव में सब सुखी हैं। शहरों में ही जातिवाद वगैरह ज़्यादातर होता है, वहीं से तमाम मुद्दा उठता है। इसीलिए कानून यूनिवर्सिटी वगैरह में बनाना पड़ता है, तमाम चीज़ें, झगड़ा होता है। वो बैठेंगे ढपली लेकर के, वो ठोकेंगे दुनिया भर का, नाच नाच के पता नहीं क्या क्या करेंगे। इधर से ये लोग आंदोलन करेंगे, मतलब दो बिना मतलब के सब लड़े जा रहे हैं। एकदम से लगता है कि खा लेंगे। यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है, गुट बंद कर चलता है, ये फलाने गुट है, ये फलाने गुट है। और गाँव में वही लोग
गाँव में सब इकट्ठा रहते हैं उनके पिताजी लोग, लेकिन वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो मार-पीट करेंगे आपसे में। हमने समझे 2 अक्षर पढ़ने के बाद में अगर तुमको कुत्तों की तरह लड़ना है, तो इसका पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको वो पढ़ाई आपको अगर लड़ना सिखाती है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, तो पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ाई तो आपको सहिष्णुता सिखानी चाहिए, पढ़ाई में आपको भाईचारा सिखाना चाहिए, पढ़ाई तो आप पढ़ाई करने के बाद में आपको तो एक विनम्र व्यक्ति होना चाहिए कि भाई मानवता की बात करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें करता है तो थोड़ा-सा गलत लगता है। कौन सी सरकारी योजना ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है इनमें से? 38 नंबर बताएँ। मनरेगा, मनरेगा योजना है बेटा, ये सरकारी योजना ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है इसको। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है? 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन से जजमान और परिजन के बीच संबंध आधारित होते हैं, तो ये अस्थायी और वंशानुगत सेवा होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ए आर देसाई अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं जो आधारित है किस पर? 40 नंबर बताएं। ए आर देसाई जो होते हैं वो अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं जो कि भारतीय ग्रामीण समाज का मार्क्सवादी विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन से हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 41 नंबर। 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 8। हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार? 8 प्रकार, ठीक है। मनुस्मृति वगैरह में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कौन से? पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापात विवाह। ये 4 विवाह समाज की दृष्टि से मान्य थे, अच्छे विवाह माने जाते थे। 4 विवाह जो थे वो नहीं मान्य थे। कौन कौन से? 5वां विवाह था आसुर विवाह, छठा था आपका राक्षस विवाह, 7वां था आपका गंधर्व विवाह और आपका 8वां था पैशाच विवाह। ये चारों विवाह जो थे ये मान्य नहीं थे, ये गलत टाइप के विवाह थे और ये सही विवाह टाइप के विवाह, ठीक है। जिसमें गंधर्व विवाह, आजकल जो प्रेम विवाह होता है उसी को गंधर्व विवाह कहते थे, ठीक है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। 42 नंबर क्वेश्चन से उस पारिवारिक संरचना को क्या कहते हैं जिसमें पिता घर का मुखिया होता है? 42 नंबर बताएं। उसको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है जिसमें पिता घर का मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने नातेदारी और परिवार संरचना का अध्ययन किया? 43 नंबर बताएं। श्रीमती इरावती करबे ने किया था, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नातेदारी यानी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम की पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है, ये बात आप ध्यान। उसी पुस्तक में नातेदारी और परिवार संरचना का क्षेत्रीय आधार जो है जो उन्होंने बढ़िया तरीके से समझाया था। 44 नंबर क्वेश्चन से किस समाजशास्त्री ने भारतीय संयुक्त परिवार को सहकारी संस्था के रूप में वर्णित किया है, बताया है? बताए 44 नंबर। तो किसने बताया है? एडी राज साहब ने भारतीय संयुक्त परिवार को सहकारी संस्था के रूप में बताया है, एडी राज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? 45 नंबर बताएं। तो लुइस मॉर्गन संबंधित हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लुइस मॉर्गन संबंधित हैं, ठीक है। लुइस मॉर्गन जो है ये परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत एवोल्यूशनरी थ्योरी को प्रतिपादित करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि परिवार कैसे आदिम अवस्था से आधुनिक स्वरूप तक पहुंचा है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में वर्णित किया, धार्मिक या नैतिक संस्था के रूप में नहीं? तो जॉन लॉक ने, ठीक है। जॉन लॉक ने विवाह और समाज को एक सामाजिक समझौते सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जो कि व्यक्तियों की आपसी सहमति पर आधारित होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 47 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी? द डेथ ऑफ द फैमिली नाम की पुस्तक लिखी है डेविड कपूर साहब ने, जिन्होंने पारंपरिक परिवार की संस्था की आलोचना करी है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर और डेविड कपूर के द्वारा लिखी गई है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन से कौन एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ समाजशास्त्री दिए गए, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 48 नंबर बताएं। देखिए जीएस घुरिये की पुस्तक कौन सी है इनमें से? कास्ट इन इंडिया पुस्तक जो है ये किसकी पुस्तक है? बताइए, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसकी है? जीएस घुरिये की पुस्तक है, बिल्कुल ठीक है। लुई ड्यूमा होमो हायरार्किकस पुस्तक किसकी? लुई ड्यूमा की, बिल्कुल ठीक है। एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। इसके अलावा एमएन श्रीनिवास की पुस्तक ये नहीं है, ठीक है। एमएन श्रीनिवास की पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कूर्ग्स, ये पुस्तक उनकी है।
जबकि द शेड्यूल्ड कास्ट ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। द शेड्यूल्ड कास्ट किसकी पुस्तक है? बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, यानी भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है? द शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब की पुस्तक है डी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एम एन श्रीनिवास की पुस्तक नहीं, तो यही गलत है। बाकी बी आर अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? बी आर अम्बेडकर साहब की है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि डी वाला, सॉरी, डी भी सही है आपका, डी ये भी सब मिलान सही है। ये तीसरा मिलान गलत है, करेक्ट आंसर लगा देंगे सी ऑप्शन, ठीक है। ये मिलान गलत है सी वाला। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। दुर्खीम ने धार्मिक व्यवस्था को दो भागों में बांटा जो निम्न है। 49 नंबर, धार्मिक विश्वास और कर्मकांड, ठीक है। दुर्खीम ने धार्मिक अवस्था को दो भागों में बांटा, धार्मिक विश्वास और कर्मकांड में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। दुर्खीम ने धर्म का विश्लेषण करते हुए इसे विश्वासों और प्रथाओं यानी कर्मकांडों का एक एकीकृत प्रणाली बताया था। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस समाजशास्त्री ने अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के रूप में माना है? अंतः विवाह को बताइए किसने माना है? तो जीएस घुरिये ने माना है, ठीक है। जाति के पिता माने जाते हैं जीएस घुरिये, और जाति को लेकर के उन्होंने बड़ा काम किया है। अंतः विवाह उन्होंने कहा कि अपनी ही जाति में विवाह करना जाति विवाह की एक प्रमुख विशेषता है, बुनियादी विशेषता है। गोविंद सदाशिवराव घुरिये, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस को देख लिया, जो कि बीएस के सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे सभी विश्वविद्यालयों के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इस नए चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।